अलस कथा। महाभारत ज्ञान केंद्र के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं दामोदर तिवारी आज आप लोगों को अलस कथा यानी कि आपके पीयूषम भाग 2 की तीसरा पार्ट है उसको आज डील करेंगे। ठीक है, ये जो कहानी है वह विद्यापति के द्वारा एक ग्रंथ रचित है जिसका नाम पुरुष परीक्षा है, उससे संकलित है। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। जैसा कि मैंने एक इंग्लिश के भी बुक में आप लोगों को विद्यापति का एक पोइट्री है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विद्यापति के बारे में बहुत सारी चीज़ें, उनकी रचनाएं के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग नहीं देखे जाकर उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का तो वैसे पूरा जो क्या बोलते हैं पोइट्री ख़त्म हो गया है। ठीक है, प्रोज रह गया है। प्रोज भी इस संस्कृत के सभी पाठों के बाद प्रोज को भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मधुबनी के जनपद में एक विशापी नाम का गांव है। ठीक है, वहीं पे उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। उनका जो जन्म एक संभ्रांत मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी जो रचनाएं हैं वह संस्कृत तथा अवहृद एवं मैथिली तीनों भाषाओं में मिलती हैं। ठीक है, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। इसकी जो रचना है कवि ने महाराजा शिव सिंह के निर्देशन पर किया था। वीर कथा, सुबुद्धि कथा, सुविद्य कथा और पुरुषार्थ कथा, इन 4 वर्गों में पुरुष परीक्षा की कथा दी गई है। ठीक है, कवि ने पुरुष को पहचानने के लिए निम्नांकित श्लोक की रचना किया है। कौन कौन मतलब कि आखिर पुरुष को कैसे पहचाना जाएगा भाई, पुरुष में क्या क्या होना चाहिए। वीरः सुधिः सुविद्यश्च पुरुषः पुरुषार्थवान तदन्ये पुरुषकाराः पशवः पक्षवर्जिता। यानी कि अर्थात वीर होना चाहिए पुरुष को, सुबुद्धिमान, विद्यामान, पुरुषार्थ करने वाला हो, वही सच्चा पुरुष है। इसके अलावा पुरुष के आकार जो हैं मतलब वो बिना पूंछ के पशु के आकार, बिना पूंछ के पशु के समान हो जाता है। पशवः पुक्षवर्जिता, बिना पूंछ के पशु के समान उनका क्या है, जीवन हो जाएगा, अगर उनके अंदर वीरता, सुबुद्धिता, विद्यता और पुरुषार्थता ना हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है वह अलस कथा में कवि विद्यापति ने कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करते हुए तथा इनके दोषों को दूर करने की शिक्षा देते हैं। कवि ने आलस को महान शत्रु माना है और कहा भी गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्यो महान रिपुः नास्यतुद्यमसो बंधु कृत्वाम यम नवसीदति। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ, यानी गद्यांश 1 की तरफ। तो जो गद्यांश 1 है वो है कि अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये जो पाठ है वो विद्यापति के नाम का मतलब जो कथा ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, विद्यापति के द्वारा रचित जो कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा है उसी का यह अंश है। ठीक है, पुरुष परीक्षा जो है वह सरल संस्कृत भाषा का कथा रूप है। विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। ये जो पाठ है आप लोगों को बहुत ही विभिन्न जो मानव के गुण है जिनका वर्णन किया गया है, जो मानव के दोष हैं उनके बारे में शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। जो विद्यापति हैं वह बहुत ही लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। यानी कि विद्यापति जो हैं बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ की भी जो है रचना किए हैं। ठीक है, प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यह जो आज का पाठ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो विद्यापति के द्वारा रचित है, यह एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कथा होगा। नीतिकरः आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। ठीक है, नीति शास्त्र में भी आलस्य को मतलब कि रिपु रूपम के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसके जो अर्थ है जो यहाँ पे बताया गया है कि यह जो विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का यह जो अंश है, अंश विशेष है। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित पुरुष परीक्षा कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। विद्यापति में भी उनकी पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को बताने हेतु एवं व्यंग्यात्मक कथा दी गई है। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश। चलिए तो दूसरा जो गद्यांश है वो है क्या कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री हुआ करता था किसी समय। ठीक है, यानी कि एक मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावात् दानशीलः करुणाश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यमहिक्षां भोजनं दापयति तन्मध्ये लेशेभ्यो प्यन्न वस्त्रे दापयति। यानी कि उसके साथ वह स्वभाव का दानशील करुणा व्यक्ति सभी को मतलब कि अन्न के साथ दान करता था, अन्न भोजन दिलाता था
उसके मध्य में स लसेभ्योपन्न वस्त्रे दापयति, और कपड़ा दिलाया था। निर्गतीनाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, यानी कि बीच में वो जो क्या हुआ कि आलसियों को भी भोजन कराने लगा। ठीक है। किंचन क्षमते कर्तुर्जाथ हरेणापि वहीना, संधि विच्छेद यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे जो शब्द हैं उनके संधि विच्छेद को भी दिया गया है। ठीक है, कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो स्वभाव से दानशील और दयावान, वे सभी गरीबों और अनाथों को मानवानुकूल भोजन दिलाते थे। ठीक है, उसी बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिला दिया करते थे, क्योंकि दुखी मनुष्यों में सबसे पहला जो स्थान है वह आलसियों का है। ठीक है, जो दुखी मनुष्य हैं उनमें सबसे पहला स्थान आलसियों का है, और पेट का भूख जो है उसे क्या नहीं करने को बाध्य करती। ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, और जो भी आलसी पुरुष हैं वहाँ के लाभ को सुनकर क्या किए कि बहवः स्तुंद परिमित्र वर्तुली भूयते, यहाँ पे बड़े बड़े तोंद वाले व्यक्ति, यानी कि बड़े बड़े पेट वाले, कहने का अर्थ है बड़ी लालची और बड़ी आलसी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होने लगे, वहाँ पर जमा होने लगे। वहाँ की स्थिति को देखकर स्थिति सौकर्य मूलाहीन सर्वेषामपि संघते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः, और अपने जातियों का सुख कर देखकर सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा, अपने जातियों की सुख को देखकर के न धावन्ति जंतवः, कौन नहीं वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कुछ शब्दों के संधि विच्छेद, जैसे कि तत्धन अलस पुरुषाणाम, ततो अलस पुरुषाणाम, कुछ यहाँ पे संस्कृत शब्द जिनके संधि विच्छेद हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ जो अर्थ हैं उनको मैंने यहाँ पे संदर्भित करके लिखा हुआ है। उसके बाद जो आलसी मनुष्यों के वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले भी जमा हो गए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बड़े बड़े तोंद वाले भी व्यक्ति वहाँ पे जाने लगे। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जीव उनकी ओर जाना नहीं चाहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। तो जो हम लोग का अगला गद्यांश है वो है नाम सुखम दृष्टवा धुरता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वाम भोजन विरंती। वहाँ की दल को सुख को देखकर वहाँ के जो धूर्त व्यक्ति थे वह कृत्रिम आलस्य को दिखाकर, यानी कि बनावटी आलस्य को दिखाकर वहाँ पर भोजन ग्रहण करने चले गए। तदंतर मलशालायां बहुद्रव्यम दृष्टवाम तन्नि यौगिक पुरुष परामृष्टम यदक्ष बृहस्टवाम करुणयाम केवलम मलस्यभ्यम स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेनालसामपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। वहाँ के जो सज्जन व्यक्ति थे इन सभी को देखकर वहाँ पर अपने में विचार कर एक योजना बनाए। यदि भवती तदा दल पुरुषाणाम परीक्षां कर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलशालायां तन्नि योगी पुरुषा वाहिनः दापयित्वाम निरूपयामाशु। यानी कि उसके बाद जो है आलसियों को सुख को देखकर वहाँ के जो धूर्त थे वो भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। और उसके बाद आलसियों के घर में बहुत धन के खर्च को देखकर सज्जन पुरुषों ने विचार किया कि असमर्थ बुद्धि तथा दया से केवल आलसियों को स्वामी वस्तु देते हैं, परंतु छल से जो आलसी नहीं है वे भी वस्तु धन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की कमी है। यदि वह इस प्रकार का बात है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करते हैं। ऐसा विचार करके सोचते हुए आलसियों के घर में उन सज्जनों ने आग लगाकर बैठ गए। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवाम धूर्ता सर्वे पलायिता। उस अग्नि को देखकर सभी जो धूर्त है वहाँ से पलायन कर गए। ठीक है। चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती एकेन वस्त्रा वृतमुखेनक्तम। एक बोला, मतलब चारों में से जो सभी लोग भाग गए, चार लोग रह गए, चारों में से एक बोला अहो कथमय कोलाहल, अहो क्या हल्ला गुल्ला है, हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है। द्वितीयेन युक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्जलो अस्ति, लगता है घर में आग लग गई है। ठीक है। तृतीयोनक्तम कोपी तथा धार्मिको नास्ति या इदानी, कोई यहाँ पे धार्मिक नहीं है। जला द्रैवो शोभी, जल से भीगा हुआ कोट वर्षमान प्राणुर्वती, यानी कि हमारे ऊपर जल से भीगा कोई वस्त्र डालते। चतुर्थोनक्तम, चतुर्था बोला अये वाचाल, अरे वाचाल इतना क्यों बोल रहे हो। कति वचनानि वक्तुम सुखनाथ तुष्णिम कथम न तिष्ठतम, तुम्हारा मुँह रुक नहीं रहा है, तुम चुप क्यों नहीं हो जा रहे हो, उतने क्यों नहीं। आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग कितना आलसी थे। ठीक है।
अब देखिए यह जो इसका अर्थ है वो है कि उसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त भाग गए। उसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। 4 पुरुष वहाँ लेटे लेटे परस्पर बातचीत करने लगे। एक ने कपड़े से ढके मुख से बोला, ये हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्रों से अथवा चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे अधिक बोलने वालों, कितने वचनों को बोलना चाहते हो, चुप क्यों नहीं रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तो अगला गद्यांश जो है वो है कि तत्स्नु मार्ता पीतेषाम एवं परस्परालापम श्रुत्वाम वहीनम च प्रधर्मेषां मुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वां नियोगी पुरुषः वर्धभयेन चत्वारोपलप्स्या केशेष्वा वाकृष्यं गृहीत्वां गृहात् बहिः कृतः पश्चातानालोक्यं ते निर्योगिभिः पठिम। यानी कि उसके बाद जो है चारों को इस प्रकार परस्पर बातचीत को सुनकर आगे बढ़ते हुए आग को उन लोगों ने ऊपर गिरते हुए देखा। सज्जन पुरुषों ने मरने के भय के डर से चारों आलसियों को बालों को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उन सबों को देखकर नियोगी पुरुषों ने पढ़ा, स्त्रियों की गति निश्चय ही पति से, बच्चों की गति माता से, परंतु दायावानों की बिना इस संसार में आलसियों की गति नहीं है। पश्चातेषु चतुर्सलेषु सत्योपाधिकरम वस्त्रु मंत्री दापेशा। उसके बाद जो मंत्री था वो चारों को मतलब कि वस्त्र वगैरह दिया। बाद में मंत्री उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तु धन दिलाया। आई होप आप लोगों को ये कथा, ये अलस कथा समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपने ऊर्जा को बनाए रखिए, इसी तरह आगे पढ़ते रहिए। जो कल जो है वह संस्कृत साहित्य लेखिका जो है उसकी वीडियो मैं ला दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं संस्कृत साहित्य लेखिका को डील करने के बाद सभी ऐसे ही धीरे धीरे संस्कृत के सभी पाठों को डील करते हुए चला जाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।